प्यारे बच्चों, आज हम आपका पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज का हम अपना सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्या लिखा हुआ है। आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई ही मामलों में भिन्न होते हैं। न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि से भी भिन्न होते हैं। वे विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक व समृद्ध बनाती हैं। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो लोग होते हैं वह अलग अलग मामलों में अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे से। जैसे कोई कद में बड़ा होता है, कोई कद में छोटा होता है, किसी का धर्म अलग होता है, किसी का धर्म अलग होता है, किसी का रहन सहन अलग है, किसी का रहन सहन अलग है। खान पान तमिल वालों का जैसे होगा, उनका साउथ इंडियन एंड जो राजस्थान का होगा उनका नॉर्थ वेस्ट का होगा। तो सबका मतलब और भाषा सबकी अलग अलग होती है। मतलब सब लोग एक दूसरे से किसी न किसी मामलों में भिन्न रहते हैं। विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक व समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। बिल्कुल सही बात। अगर ये विभिन्नताएं क्या भाषा, क्या हो गया, भाषा, कद और क्या नाम है, खान पान, रहन सहन, धर्म, अगर ये सभी विभिन्नताओं के कारण भारत में क्या है, विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चे का चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। हम चैप्टर को सीधा रीड करेंगे। आपका चैप्टर चलिए यहीं से देख लेते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बॉक्स आप अपना चित्र बनाइए। मतलब यहाँ पे जो 3 बच्चों ने अपने चित्र बनाए हैं, हमें कहा गया है कि हम भी ऐसे 3 चित्र खाली, जो ये बॉक्स खाली दिया हुआ है, इस बॉक्स में हमको अपना चित्र बनाना है। तो आप इस बॉक्स में कोई भी चित्र बना सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान आदि में भी भिन्नता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप कोई ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक पेड़ बना दिया है और किसी ने उससे अलग और उससे एकदम अलग सा एकदम अच्छा पेड़ बना दिया है, तो क्या नाम है, आप सबकी ड्राइंग में भी फ़र्क आया ना? मतलब आप सबकी चित्रकारी में फ़र्क आया। यही इसी प्रकार आपके रंग रूप में, खान पान में विभिन्नता है। मतलब हम सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं। अपनी अध्यापिका की सहायता से पता कीजिए कि आप से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कई मामलों में अपनी साथियों की तरह है। इसमें बच्चों हमें ये बताया गया है कि जो देखिए कहीं कहीं जो होती है आप में और हम में कुछ ना कुछ एक जैसी कॉमन विभिन्नताएं होती हैं। मतलब कॉमन हमारे वो होता है तरीके। वही हमें बताया गया है कि मतलब बहुत से लोगों में क्या भिन्नता है, क्या असमानता। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी के बारे में सोचें। आपको कहानी दी गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कहानी अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे अपने चैप्टर पे आ रहे हैं। ये कहानी तो आपकी अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती और अब बस वही बन जाती। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उसके ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे।
बच्चों देखिए, कहने का मतलब क्या है कि लोग यहाँ पर जो हमारे भारत देश में क्या माना जाता है कि जो लोग होते हैं उनको लगता है कि जो मतलब ऊंची जात का, मेरे को ये कहना तो नहीं चाहिए, पर जो ऊंची जात का है वही अच्छा है और जो मतलब उनसे थोड़े नीचे हैं वे अच्छे नहीं हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा बच्चों। होता दरअसल ये है कि ज्ञान के आधार पर हमारी पहचान होनी चाहिए, ना कि किसी जाति, धर्म या रंग रूप या किसी विभिन्नता के आधार पर। यही हमें इसमें बताया गया है। अब देखते हैं विविधता जो हम सब में अलग होती है हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर और समीर दो दोस्त बने, ठीक उस वैसे ही आपकी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। उनके घर में शायद अलग तरह का खाना गया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और बहुत थोड़ी उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि अपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मृतभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिससे आपको शब्द भी जानती हैं। आपकी सहायता के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी बना हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबें, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे एक हमें चीज़ बताई गई है क्या कि एक तो हमारे भारत में जो विभिन्नता है वह भाषाओं, व्यंजन, खान पान, रहन सहन सिर्फ इसके तरह नहीं है, और भी बहुत सी बातें भारत को विविधता का कारण बनाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हम सबको अलग अलग कहानी पढ़ना पसंद होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, हमारे अलग अलग विचार हैं, नए नए विचार, किसी के विचार मिलते हैं एक दूसरे से, किसी के नहीं मिलते, और हमें कहानी लिखने के लिए वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा भी लेनी पड़ती है। तो मतलब इसमें हमें ये बताया गया है कि विभिन्नता सिर्फ भाषा में ही नहीं, अन्य चीज़ों में भी देखी मिलती है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती और लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानी के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों ने इनसे निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कुछ कल्पना की, जिन कहानियों के बारे में सुना कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो रंग के ही कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, इस तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु को ही पालते हो, उदाहरण के लिए हिरण, कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। बच्चों, हमें ये इसका मतलब आपको समझ आया, इसलिए हमें क्या बोल रहा है, ये हमको ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपको कहानी लिखनी हो और आपको कहानी कहाँ पे लिखनी है, एक ऐसी जगह पे लिखनी है जहाँ पे लोग होते हैं ना, केवल दो रंग के कपड़े पहनते हो, लाल और सफ़ेद, खाने में खाली आलू खाते हों, या तो हिरन और कोए को पालते हों, या तो हिरन और कोए को पालते हों, और या तो सांप सीढ़ी का खेल ही खेलते हो। तो बच्चों, अगर आप ऐसी जगह में आपको रहकर कहानी लिखनी हो तो आप कहानी लिख पाएँ, कैसे लिखेंगे और कैसे लिख पाएंगे। तो हमें ये बताना है इसमें कि जो हमारा आसपास का पर्यावरण, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसमें ही हमें विभिन्नता पता चलती है कि इसमें कितनी विभिन्नता है। मतलब यहाँ पशु पक्षी केवल दो प्रकार के पाले जाते हैं, हिरन और कौवा, और हमारे यहाँ हर तरह के पशु पक्षी। तो ये हमें विभिन्नता पहचानने में कोशिश करेगा। ये आपका जो आपकी बुक में दिया हुआ है। भारत में विविधता। अब आप भारत के बारे में पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है ये भी मेन टॉपिक है, भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह के क्या हैं, चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग होते हैं। बिल्कुल सही। हम सब खाना तो खाते ही हैं, अब हमारा खाने का तरीका भले अलग हो, हम सब कपड़े भी पहनते हो, भले हमारा तरीका अलग हो, तो काम तो हम सारे वही करते हैं, बस हमारा तरीका और अलग होता है। हम विविधता को कैसे समझें, करीब 2-2.25 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन करीब 100
200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तभी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों व ऊँट पर बैठकर जाते या पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती, बसने के लिए, ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहरे जाते थे। इसके अलावा सूखा और अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तब वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। बच्चों, हम कौन से सन की बात कर रहे हैं? 100 साल पहले की। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तब लोगों के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई तरह की कल्पना लेते और कुछ चीज़ों में वह पुराने धैर्य पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहा। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। बच्चों, यहाँ बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। अगर आप खुद सोचिए, आप एक स्थान पर अभी रहते हैं, अगर आपको स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े किसी कारणवश रहने, और आप जहाँ रहते हैं वहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान, रहन सहन सब अलग है और यहाँ का उससे एकदम उल्टा सब अलग है, तो आप यहाँ से यहाँ गए तो आप वहाँ की संस्कृति यहाँ पर लेकर आए। अब आप अपने ढंग से यहाँ रहने लगे और यहाँ की संस्कृति भी आपने अपना ली। अब यहाँ पर भी अगर कुछ हो गया, भूकंप, बाढ़ आ गया, तो आपको कहीं और जाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही दोबारा से आप कहीं और की संस्कृति अपना लेंगे। तो इससे क्या होगा? एक नई संस्कृति बनेगी, एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति बनेगी जो एक नई विभिन्नता बनेगी। इसका कहने का अर्थ है एक नई विभिन्नता बनेगी। मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। अगर आप एक जगह से मान लीजिए दूसरी जगह गए, मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ, तो फिर आप यहाँ की जो आपकी संस्कृति थी, आपका रहन सहन, खान पान, वहाँ चले गए। अब एकदम से तो एडजस्ट वहाँ पे करना पड़ेगा आपको, एकदम से तो आप वहाँ पे उनके खान पान में नहीं एडजस्ट हो पाओगे, तो आप धीमे धीमे आपको टाइम लगेगा। तो यहाँ का और जो आप वहाँ लेकर गए और जो वहाँ का आपने संस्कृति, खान पान, रहन सहन अपनाया, तो उससे क्या एक नई संस्कृति बनी, एक मिली जुली उभरती संस्कृति बनी जो हमारे भारत की विविधता में एक अहम योगदान देती है। अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को यहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विविध इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे ही बहुत से क्षेत्र हैं, अगर हम इतिहास में देखेंगे अपने, तो हमें पता चलेगा कि ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ पर सांस्कृतिक प्रभावों ने ही संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है और इस तरह अपने क्षेत्र को विविधता संपन्न बनाया है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। जैसे आप समुद्र में रहते हैं मान लीजिए बच्चों, और आप पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। समुद्र पे मान लीजिए आप मछुआरे का काम करते थे, आप पहाड़ पे आप कौन सा काम करेंगे? खान पान की आदत में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह के वह काम करेंगे वो भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग वहाँ वह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में विरल ही अपनी सब्जी था अनाज उगाते हैं, वे इस तरह की चीज़ों का बाजार पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, शहरों में हम बहुत से काम को भूल जाते हैं, हमें यही नहीं पता रहता कि हमारा भौतिक पर्यावरण हमसे कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें वहाँ पे फल सब्जी आसानी से उपलब्ध हो तो जाती है, पर हमें पता नहीं रहता कि ये सब्जी आ कहाँ से रही है आम जीवन में। भारत दो भागों में, लद्दाख और केरल के उदाहरण जानिए। यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। बच्चों, अगर विविधता का मतलब आप समझ ही गए हैं, एक दूसरे से एकदम भिन्न रंग, रूप, भाषा इत्यादि में गुणों के आधार पर उसे हम बोलते हैं विविधता। अब आपको यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं, लद्दाख और केरल के। मतलब हम जानेंगे कि लद्दाख और केरल की विविधता में ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक मतलब जलवायु मतलब भौगोलिक का जो वातावरण से संबंधित, इसका क्या असर पड़ता है। ये है ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान इलाका। तो हम पहले पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं
जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम आदि दरिया लेकर चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, लद्दाख में ऐसा रास्ता है व्यापार के लिए जहाँ पर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते हैं। इस मतलब इन यहाँ लद्दाख में व्यापार के लिए कितना अच्छा रास्ता है कि यहाँ पर ऐसी घाटियाँ हैं जिससे गुजरते हुए मध्य एशिया के काफिले, जो मध्य एशिया से काफिले होते हैं, वे तिब्बत जाते हैं। और क्या लेकर जाते हैं ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि तिब्बत कहते हैं। और मध्य एशिया के काफिले क्या लेकर जाते हैं? काफिले अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। बच्चों भी आपसे पूछा जाता है लद्दाख के रास्ते पर कौन सा धर्म पहुंचा? तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को भी छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते थे। लद्दाख में गानों और कविताओं का मुख्य ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कैंसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग जाते हैं और उस नाटक पर खेलते हैं। अब बच्चों इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब बच्चों ये है कि 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब बच्चों इस्लाम धर्म से उनका परिचय कैसे हुआ? मतलब वह इस्लाम धर्म को कैसे जानने लगे? क्योंकि जो लोग आए थे ना बाहर से, मध्य एशिया से, हो सकता है वह इस्लाम धर्म के हो, और जब वो इस एक जगह से दूसरी जगह पर गए हों तो वहाँ पे उनको अच्छी खासी संख्या में मुसलमान वहीं पर रहने लगे और फिर वहीं पर रहने अपनी मतलब संस्कृति का प्रचार किया। यानी गानों कविताओं का बहुत मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कैंसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ये आपसे हमेशा बच्चों 1 नंबर में आपका प्रश्न पूछ लेगा कि तिब्बत का सबसे काफ़ी प्रचलित ग्रंथ कौन सा है? तो तिब्बत का सबसे प्रचलित ग्रंथ का नाम ये लिखा हुआ है, तिब्बत का ग्रंथ कैंसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बुद्ध दोनों ही लोग गाते हैं। स्थानीय रूप का मतलब होता है जो स्थान पर वो लोग रहते हैं वहाँ के लोग भी और मुसलमान लोग दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका काफ़ी लंबे समय से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। बच्चों ये आपको नोट करने लायक है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ हर वर्ष काफ़ी लंबे समय से बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। पीने के लिए पानी भी गर्मी के महीनों में बिल्कुल बर्फ़ों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। बच्चों आप ये नोट कर